फिर से आप सभी लोगों का इकोनॉमिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में यदि 10 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन कम से कम इस यूनिट से जरूर आपको देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। इंडियन राष्ट्रीय, नोट कर लीजिए आज का टॉपिक है वो है नेशनल इनकम और राष्ट्रीय आय। ठीक है, आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहली चीज नेशनल इनकम, ये हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग एग्रीगेट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एग्रीगेट्स। इसका मतलब होता है टोटल या तो इसमें टोटल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू, टोटल वेजेस, टोटल प्रोडक्शन, टोटल सेल्स, मतलब जितनी भी चीजें आएंगी राष्ट्रीय आय में वो सब कैसे आएंगी? वो सब आएंगी टोटल। अब सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय की आवश्यकता क्यों है? राष्ट्रीय आय के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय आय के का महत्व क्या क्या है अर्थव्यवस्था में? राष्ट्रीय आय की मापने की विधियां कौन कौन सी हैं? और इसकी शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले जब भारत आजाद हुआ। तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय और स्वतंत्रता के बाद। राष्ट्रीय आय को हम 2 भागों में पहले डिस्कस करेंगे। एक होगा स्वतंत्रता से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, और स्वतंत्रता के बाद। पहले नंबर 2 स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद अब पहला प्रश्न ये आता है कि स्वतंत्रता से पहले या सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस अर्थशास्त्री ने लगाया? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले थे दादा भाई नौरोजी। भारत में स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया। कब लगाया था स्वतंत्रता से पहले? सबसे पहले था ये 1860। 1860 में स्वतंत्रता से पहले दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया और उन्होंने बताया था भारत में जो राष्ट्रीय आय है वो प्रति व्यक्ति 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक की है जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पहली किताब थी। इस किताब में ये पहली पुस्तक थी। इस किताब में सबसे पहले
दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के संबंध में अपना पहला आकलन दिया। इसके साथ ही साथ कुछ अर्थशास्त्री और थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना अंततः से पहले की। दादा भाई नौरोजी के बाद उन अर्थशास्त्रियों में सबसे पहले नाम आता है विलियम डिग्बी, प्रोफेसर फिंडले सिराज और प्रोफेसर देसाई। ये तीन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का काम किया था। डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है, राष्ट्रीय आय के निर्धारक तत्व क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। तो अब पहली चीज, राष्ट्रीय आय हम लोग पढ़ते क्यों है, राष्ट्रीय आय की नीड क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत और अमेरिका में कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकासशील है, तो आप तुरंत उत्तर बताते हैं कि सर भारत एक विकसित देश है, भारत एक विकासशील देश है और अमेरिका एक विकसित देश है। आपने जो ये बताया कि इंडिया इज डेवलपिंग इकोनॉमी एंड यूएसए इज डेवलप्ड इकोनॉमी, ये आपने कैसे बताया। तो ऐसे कौन से आपके पास टूल्स थे जिस टूल्स के माध्यम से आपने ये बता दिया कि वो एक विकसित देश है और एक विकासशील देश है। तो कोई भी देश विकसित है या विकासशील, उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स माने गए हैं कि कुछ उपकरण माने गए हैं। अगर उन उपकरणों को आपको पता हो तो वो कौन कौन से उपकरण है, जिससे ये पता चले कि कोई भी देश विकसित है या विकासशील, तो उसके कुछ उपकरण हैं। उन उपकरणों में नंबर 1 पर राष्ट्रीय आय आती है। राष्ट्रीय आय, अगर हमें ये बताना है कोई भी देश विकसित है या विकासशील, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें उस देश की राष्ट्रीय आय देखनी होगी कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वो देश विकसित होगा और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगी वह देश विकासशील होगा। तो उपकरण में सबसे पहला जो उपकरण आता है वो हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय। दूसरा जो उपकरण है, दूसरा जो टूल है दूसरा जो उपकरण है वो है पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो और उसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी वहां की बढ़ रही हो, तो हम कहेंगे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत भी हम ये बता सकते हैं कि कोई भी देश विकसित है या विकासशील। चौथा है GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। पांचवा है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। छठा है EQLI, फिजिकल क्वांटिटी लाइफ इंडेक्स, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। और सातवां है परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड, PPM। तो ये 7 ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी देश विकसित है या विकासशील। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, राष्ट्रीय आय। तो अभी आपको बताया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले वर्ष 1860 में भारतीय अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। और उन्होंने उस समय जो राष्ट्रीय आय, जो प्रति व्यक्ति आय बताई, 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। इसके अलावा ब्रिटिश काल में जो और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय को मापने का काम किया, उसमें विलियम डिग्बी, प्रोफेसर फिंडले सिराज और प्रोफेसर देसाई सर। इन 3 लोगों ने ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय को मापने का काम किया। देखिए, इन लोगों ने जो राष्ट्रीय आय को मापने का जो आधार था
चौथा भाग था कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इन्होंने राष्ट्रीय आय को मापने के लिए केवल कृषिगत वस्तुएं जो एग्रीकल्चर गुड्स थे उन्हीं एग्रीकल्चर गुड्स के आधार पर राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास किया। किंतु हुआ क्या, इसमें बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, कृषि के अलावा भी अन्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की गणना इसके अंतर्गत नहीं हो पाई। इसके कारण इन लोगों के द्वारा जो किया गया काम था या राष्ट्रीय आय का जो अनुमान था वो सही नहीं लग पाया। दूसरी सबसे बड़ी एक कमी ये थी कि जो भी अर्थशास्त्री थे उस समय इन लोगों के पास सांख्यिकी स्टैटिक्स का सही तरीके से ज्ञान नहीं था। जब हमें स्टैटिक्स का ज्ञान नहीं था, डाटा का ज्ञान नहीं था, उस हिसाब से हम राष्ट्रीय आय का सही प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते थे। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान दादाभाई नौरोजी ने द पॉवर्टी एंड एम्बिशन रूल ऑफ इंडिया में लगाया था, जिसपे उन्होंने 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी। उसी दौरान ब्रिटिश काल में प्रोफेसर विलियम डिग्री, प्रोफेसर देसाई के माध्यम के द्वारा भी, प्रोफेसर आरसी देसाई के माध्यम से भी उन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। लेकिन इन लोगों की जो राष्ट्रीय आय का अनुमान था वो कृषि के उत्पादन पर, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर आधारित था। इसके कारण हमें राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं लग पाया और बाद में ये जो धारणा थी वो फेल हुई। ठीक, अब दूसरा प्रश्न आता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसको जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो वैज्ञानिक गणना सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने की? वैज्ञानिक भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने की थी? तो आपका उत्तर होना चाहिए सर प्रोफेसर के आर वी राव। प्रोफेसर के आर वी राव सर थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में वैज्ञानिक आधार पर, मतलब इन्होंने सांख्यिकी को भी इसमें शामिल कर दिया, वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले गणना की थी। इसमें दी थी उनकी एक पुस्तक का नाम था नेशनल इनकम इन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम था नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया, जिस पर इन्होंने वैज्ञानिक गणना का श्रेय दिया था और उन्होंने राष्ट्रीय आय को मापने के लिए उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड का सम्मिश्रित रूप, मतलब दोनों को ज्वाइंटली उन्होंने इसका यूज किया। ठीक, तो दूसरा प्रश्न आता है, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना किसने की? प्रोफेसर के आर वी राव सर ने की। सांख्यिकी विधि का इन्होंने प्रयोग किया। अपनी पुस्तक नेशनल इनकम ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने वैज्ञानिक गणना की और उन्होंने उत्पादन व आय, प्रोडक्शन और इनकम मेथड का दोनों का प्रयोग किया। और वर्ष 1931 में इन्होंने जो भारत की राष्ट्रीय आय बताई वो कितने रुपए बताई? कोई बता सकता है? तो वर्ष 1931 में इन्होंने 44 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय का अनुमान किया। तो 1931 में प्रोफेसर के डी राव सर ने जो राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान लगाया वो 44 रुपए था, सबसे पहले 30 रुपए। ये स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो चीजें की गई। अब स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला पॉइंट डालिए, स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार ने, जिसने बनवाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति।
स्वतंत्रता के तुरंत बाद एक समिति बनाई गई जिसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति। कब बनाई गई? 4 अगस्त 1949। ठीक, तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय कमेटी का गठन किया गया जो 4 अगस्त 1949 को बनाई गई थी। और इस समिति के अध्यक्ष थे, और जो ये कमेटी बनाई गई, इस समिति के अध्यक्ष आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत फेमस नाम है पी.सी. महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति कब बनाई गई? आपको पता है 1949 में बनाई गई। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पी.सी. महालनोबिस, मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये इनका पूरा नाम है। अब एक प्रश्न और है, पी.सी. महालनोबिस, इन्हीं के नाम पर या इनके जन्मदिन को भारत में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस को, बर्थडे को हम लोग सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल डे के रूप में मनाते हैं। अब बताओ भारत में स्टैटिस्टिकल दिवस, सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? और अभी रिसेंटली में ही इनका बर्थडे हुआ है। तो योर आंसर इज 29 जून को भारत में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम पर भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसी महालनोबिस हो गए। कौन सी कमेटी थी? राष्ट्रीय आय कमेटी थी। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस समय 1949 में 246 रुपए का पैसे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय का। ठीक, तो 1949 में 246 रुपए पैसे, या 247 रुपए भी कह सकते हैं, तो राष्ट्रीय आय का इन्होंने क्या दिया था? अनुमान लगाया था भारत। ठीक, तो ये आपकी एक चीज हो गई। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि सबसे पहले हमें ये पता हो कि इस चीज को पढ़ना क्यों जाता है, इसको पढ़ने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पॉइंट आइए, द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का क्या क्या महत्व है? ठीक है, राष्ट्रीय आय का क्या क्या महत्व है ये आपको देखिए। सबसे पहला डालिए, राष्ट्रीय आय गणना नियोजन में महत्वपूर्ण है। आर्थिक नियोजन में राष्ट्रीय आय की भूमिका। पहला पॉइंट कि राष्ट्रीय आय हम लोग वो पढ़ते हैं या उसका क्या महत्व है, तो हम बताएंगे कि सर आर्थिक नियोजन से मतलब होता है भारत में आर्थिक नियोजन के नाम पर पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती रही हैं। अब तक 2017 में बंद कर दी गई है। अब उसके बाद दीर्घकालीन परियोजनाएं चलाने लगे हैं जिनका कार्यकाल 20 वर्ष के लिए होता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय के नाम पर पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं और उन पंचवर्षीय योजनाओं में हमारा देश सही दिशा में चल रहा है कि नहीं, उसको मापने के लिए हम राष्ट्रीय आय के माध्यम से उन सारी चीजों को हम बता सकते हैं। दूसरा है जीवन स्तर संबंधी क्या है? जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग संबंधी ज्ञान का पता चलता है। लोगों के रहन सहन का क्या स्तर है, इसका भी हमें पता चलता है। तीसरा पॉइंट, अर्थव्यवस्था में अंतर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में
अंतर क्षेत्रीय स्थिति का अभी डिस्कस करते हैं। चौथा है आय की असमानता और वितरण की जानकारी। आय की असमानता और वितरण की जानकारी। पांचवा पॉइंट है आर्थिक कल्याण का आधार अगला पॉइंट है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया। सातवां पॉइंट है आर्थिक साधनों की क्रियाशील करना संभव। आर्थिक साधनों का क्रियाशील होना या क्रियाशील करना। और आठवां है अंतर क्षेत्रीय असमानता को दूर करना। तो ये 8 पॉइंट है जो ये बताते हैं कि राष्ट्रीय आय का महत्व क्यों बढ़ जाता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक नियोजन में राष्ट्रीय आय की भूमिका। सरकार जब भी कोई नीति बनाती है, जब भी कोई पॉलिसी बनाती है, वो नीति सही दिशा में काम कर रही है। उस नीति के माध्यम से जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है, वो बढ़ता हुआ है, घटता हुआ है या कैसा है, वो हमें राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही पता चलता है। अभी कॉमन डेफिनेशन एक राष्ट्रीय आय की समझाऊंगा, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आय के माध्यम से जीवन स्तर के परिवर्तनों के संबंध में जानकारी मिल रही है। ठीक है, यदि राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने लगता है, लोगों का जीवन स्तर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। यदि राष्ट्रीय आय कम हो रही होती है तो लोगों का जीवन स्तर नीचे की ओर जाने लगता है। इसीलिए राष्ट्रीय आय के अध्ययन का अपना ही महत्व बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था पॉइंट है अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय स्थिति का ज्ञान करना। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था में अंतर क्षेत्रीय, देश के अंदर भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग राज्य होते हैं। हर राज्य की अपनी एक अलग स्थिति होती है। कोई राज्य बहुत अच्छी पोजीशन पे होता है, जैसे हम अगर बात करें कि सबसे अच्छा राज्य जहाँ पर पूंजी निर्माण की तरह ठीक है, जहाँ पर लोगों को रोजगार अधिक है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे सर महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये वो राज्य है जहाँ पर लोगों की आय ठीक है। अगर हम बात करें वन संपदा से जो भरे हुए राज्य हैं तो हम उत्तराखंड की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं झारखंड और वहाँ झारखंड और उसकी छत्तीसगढ़ की, तो हम बताते हैं कि सर वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरे हुए राज्य हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो जनसंख्या अधिक राज्य है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो दलहन और तिलहन के लिए या तिलहन के लिए ये अपना संपन्न राज्य है, उससे ये संपन्न राज्य है। तो जो डिस्पैरिटीज है अंतर जो राज्यों की, हर राज्य के लिए एक अलग कंडीशंस है, और राष्ट्रीय आय के माध्यम से उन सभी जो अंतर क्षेत्रीय स्थितियां हैं हर राज्य की, उसका भी ज्ञान राष्ट्रीय आय के माध्यम से पता चल जाता है। कौन सा राज्य बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है, कौन सा राज्य नीचे की ओर जा रहा है। आय की असमानता और वितरण की जानकारी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय से हमें देश के विभिन्न वर्गों की जानकारी मिलती है। इनके आधार पर हम सरकार आय तथा वितरण संबंधी असमानताओं को दूर करने के लिए उचित नीति का निर्माण करती है। हमें पता चल जाएगा आय की असमानता। भारत में जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है वो एक बहुत प्रमुख मुद्दा बन गया, क्योंकि भारत का 90% पैसा भारत के 10% लोगों के पास है, भारत का 10% पैसा 90% लोगों के पास है। तो ये जो आय की असमानता है, अमीर व्यक्ति और अमीर होता जा रहा है, गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है, ये डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है। अर्थशास्त्र में
चोर ही एक ऐसा विषय है, चोर ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हम लोग सम्मान की नजर से देखते हैं। और कोई विषय हम नहीं कह सकता, लेकिन अर्थशास्त्र में चोर को बहुत ही सम्मान की नजरों से देखा जाता है। उसका कारण ये है कि चोर जो होता है वो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, आय की असमानता को कम करता है। चोर चोरी करेगा किसके यहाँ? चोर उस व्यक्ति के यहाँ चोरी करेगा जो अमीर व्यक्ति है, और उस पैसे को कहाँ पर लाकर खर्च करेगा? अपने लोगों के बीच, मतलब गरीब लोगों के बीच। तो जो अमीर के यहाँ चोरी की तो उसका बैंक बैलेंस कम हो गया, आय की असमानता थोड़ी कम हुई, तो कहाँ खर्च हुआ? गरीबों के बीच, तो गरीबों की आय बढ़ी। इसलिए चोर को अर्थशास्त्र में बड़े ही सम्मान की नजरों से देखा जाता है, क्योंकि वह आय की असमानता को कम करता है। अगला पॉइंट है आर्थिक कल्याण का आधार। राष्ट्रीय आय के माध्यम से इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण की हमें स्थिति का ज्ञान होता है, आर्थिक कल्याण की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और उस आर्थिक कल्याण के लिए सरकार क्या क्या योजनाएं बना सके वो करे। अब बात अगर आर्थिक कल्याण की है तो बात करते हैं हमारे देश में जो सरकार है वो प्रजातांत्रिक सरकार है, मतलब हम चुनाव के आधार पर सरकार का निर्धारण करते हैं। और सरकार का कार्य क्या है? सरकार का कार्य है जनता की समस्याओं को या जनता के वेलफेयर के लिए पैसा खर्च करना। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, जो मुख्य समस्या क्या है? व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स? तो हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में जो समस्या है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है या चुनाव की समस्या। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि सर व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं असीमित है, द डिजायर्स आर अनलिमिटेड, लेकिन जो व्यक्ति के पास साधन है वो कैसे है? सीमित। व्यक्ति अपने सीमित साधनों के माध्यम से अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। मान लीजिए कि एक पिता के पास 10,000 रुपए है या 10,000 रुपए उसकी मासिक आय है, और उस 10,000 रुपए में उसे अपने पिताजी के लिए दवाइयां खरीदनी है, उसे अपने बेटे की फीस जमा करनी है, और उसे 10,000 रुपए अपने मित्र को उधार देना। तो दवाइयां भी 10,000 की आएगी, फीस भी 10,000 रुपए है, और जो मित्र को जो ऋण देना है वो भी 10,000 रुपए का है, ठीक है, वो भी 10,000 रुपए का है। हाँ, वो भी 10,000 रुपए का है। तो अब करना क्या है? अब वो व्यक्ति क्या करेगा? अब वो व्यक्ति उन 10,000 रुपए में से किसी एक चीज को चूज करेगा, तो जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। या तो 10,000 रुपए में वो अपनी माँ का इलाज कराएगा, तो जो उसके लिए एसेंशियल है, उसके लिए एसेंशियल क्या है? उसके लिए एसेंशियल है उसके अपने पिता को दवाइयाँ खरीदना। तो जो दवाइयाँ खरीदना एसेंशियल है तो वो क्या करेगा? एक चीज पर खर्च करेगा और 2 चीजों का सैक्रिफाइस करेगा, मतलब उन 3 चीजों में उसने किसका चुनाव किया? जो उसके लिए आवश्यक था। तो यही होता है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या में हम ये बताते हैं कि चुनाव की समस्या व्यक्ति एक चीज को करेगा और बाकी 2 चीजों को वो क्या करेगा? छोड़ देगा। इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अगला है पूंजी निर्माण की। अब जब किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो उस देश में पूंजी निर्माण होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब देश में पूंजी निर्माण की दर अधिक होगी, तो जब पूंजी निर्माण की दर अधिक होगी तो पूंजी निर्माण कौन करता है? पूंजी निर्माण करते हैं उद्यमी, ठीक है। पूंजी निर्माण कौन करते हैं? पूंजी निर्माण करते हैं उद्यमी, क्योंकि उद्यमी ही अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में निवेश करते हैं, ठीक। तो जब राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो पूंजी निर्माण की दर भी अधिक होगी, और जब पूंजी निर्माण की दर अधिक होगी तो लोग क्या करेंगे? लोग अपने देश में विभिन्न मात्रा में आर्थिक विकास के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, और जो विकासशील देश है उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? विकासशील देशों की
जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पूंजी निर्माण की दर का कम होना। हमारे देश में जो कैपिटल फॉर्मेशन रेट है वो बहुत कम है। जब कैपिटल फॉर्मेशन रेट कम है तो हमारे देश में हम उस मात्रा में निवेश नहीं कर सकते जिस मात्रा में हमें निवेश करना चाहिए। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और हमें तीनों क्षेत्रों में लगातार पैसा खर्च करना है, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था नीचे की ओर गिरी हुई है, अगर उस अर्थव्यवस्था को हमें ऊपर की तरफ ले जाना है तो छोटे-छोटे प्रयासों के द्वारा अर्थव्यवस्था को हम ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकते। उसके लिए हमें एक बड़ा प्रयास करना होगा, और वो बड़ा प्रयास कैपिटल फॉर्मेशन और पूंजी निर्माण के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। अल्पविकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर कम होने के कारण अर्थव्यवस्था उस स्तर पर नहीं पहुंच पाती जहां पर उसे पहुंचना चाहिए। तो इसलिए राष्ट्रीय आय का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यदि राष्ट्रीय आय का हमें सही अनुमान हो पाएगा तब हम ये बता पाएंगे कि जो पूंजी निर्माण की दर है वो पूंजी निर्माण की दर हमारे यहाँ कितनी है, और उस पूंजी निर्माण से हम अर्थव्यवस्था के किन किन क्षेत्रों में, किन किन जगहों पर हम और निवेश कर सकते हैं और अपनी नीचे की तरफ गिरी हुई अर्थव्यवस्था को ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय आय का अपना महत्व इसलिए और बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है आर्थिक साधनों की क्रियाशीलता। आर्थिक साधनों की क्रियाशीलता में हमें राष्ट्रीय आय संबंधों के अध्ययन से विभिन्न जानकारियां पता चलती हैं, और जिनके माध्यम से हम आर्थिक साधनों को क्रियाशील करने के लिए उचित नीतियों का निर्माण करते हैं। अंतर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, राष्ट्रीय आय के डाटा के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के विकास की स्थिति का पता चल जाता है, जिसके आधार पर हम अंतर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है, राष्ट्रीय आय क्यों बढ़ते हैं, तब आप ये सारी चीजें आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने से राष्ट्रीय आय का ये महत्व है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जानना चाहिए, एक जनरल जो परिभाषा है कि राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक जनरल जो परिभाषा है राष्ट्रीय आय की गणना हम कैसे करते हैं। सामान्य शब्दों अब ये हो गई राष्ट्रीय, बहुत आसान है, समझिए। एक वर्ष कहां पर, एक देश, एक वर्ष एक देश, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में क्या आते हैं, शेष कार्य, प्राथमिक, द्वितीयक और सबको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्या है। अर्थव्यवस्था में ये 3 क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों से क्या होता है, उत्पादन। जितना भी उत्पादन है उस उत्पादन के क्या कहता है, बहुत आसान। एक वर्ष में एक देश के अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में जो भी उत्पादन होता है उस उत्पादन के बाजार पूंजी का योग उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये एक बहुत ही कॉमन परिभाषा है और बहुत ही आसान शब्दों में आप बता सकते हैं कि
अब यहाँ पर दो चीज, ये आया एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्केट। इसको साफ किए दे रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। अब एक आता है बाजार में, आगे आपको काम आएगा। दूसरा आता है फैक्टर कॉस्ट, साधन। इसे हम लोग कहते हैं और इसे हम लोग कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये मार्केट है और इसकी कीमत बाजार में कितनी है, 20 रुपए। तो ये हो गया आपका क्या, बाजार में 20 रुपए। लेकिन जब इसके प्रोड्यूसर ने या जब इसके उत्पादक ने इसको बनाया होगा अपनी फैक्ट्री में, तो इसकी कॉस्ट आई होगी 10 रुपए। तो जो बनाने की लागत आती है इसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, और जितने भी बाजार में मिलता है उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना, 20 रुपए 10 रुपए, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष। ठीक, तो बाजार मूल्य क्या होता है और साधन लागत क्या होती है। अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा। अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा को भी आप बांट दीजिए 4 भागों में। अब राष्ट्रीय आय की जो परिभाषाएं हैं उनको भी हम कैटेगरी में बांटते हैं। मान लीजिए कि लिख दिया, लिख दिया, एक कैटेगरी, 4 कैटेगरी में तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा। ठीक, अब पहली कैटेगरी में लिख लो आप मार्शल की परिभाषा। दूसरे में लिख लो ईयू की परिभाषा। तीसरे में लिख लो फिशर की परिभाषा। और चौथे में लिख लो आधुनिक परिभाषा। अब आधुनिक परिभाषा में एक अर्थशास्त्री का नाम डालो, अकेले अच्छा नहीं लगता। साइमन कुजनेस। ठीक, तो राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं को आपने कितने भागों में बांट लिया, आपने 4 भागों में बांटा। मार्शल की, पीगू की, प्रोफेसर एल्विन फिशर की और साइमन कुजनेस की। ठीक है, ये 4 भागों में हमने बांट लिया राष्ट्रीय आय की परिभाषा। अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा में सबसे पहले हम देखेंगे मार्शल सर की परिभाषा। ठीक है, कौन थे मार्शल? 1890 में प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने एक किताब लिखी थी। क्या नाम था उसका? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में मार्शल ने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो मार्शल का महत्व क्यों बढ़ जाता है? मार्शल कौन था ये मार्शल? तो आपको पता है कि एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उन्होंने 1776 में अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन लिखी। अब मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एडम स्मिथ ने क्या किया, एक बहुत बड़ा खेत, उस खेत में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, जिससे मकान बनता है वो वाली पत्थर जो ईंट होती है वो पड़ी हुई थी। तो एडम स्मिथ ने उन सारे पत्थरों को लाकर एक जगह इकट्ठा किया और उसका नाम रख दिया एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र के जो आर्टिकल्स, जो अभिलेख, जो मटेरियल जो पहले फुटकर रूपों में अलग अलग जगहों पर पड़ा हुआ था, उनको एक जगह लाकर इकट्ठा किया किसने? एडम स्मिथ ने, और उसका किताब का नाम दे दिया
ठीक। अब जैसा कि हम लोग कहते हैं कि ईंटों के ढेर को दीवार नहीं कहा जाता, इसका अर्थ ये हुआ कि जब मार्शल आए, मार्शल ने क्या किया, उन पत्थरों को, उन ईंटों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा, तो जिससे क्या बन गई, दीवार बन गई। तो हम कह सकते हैं कि एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ डेथ ऑफ नेचर, यही अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक, यही अर्थशास्त्र का महान ग्रंथ, सब कुछ यही था। इस किताब को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने का काम किया था किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने। इसीलिए मार्शल का महत्व बढ़ जाता है। 1890 में उनकी किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली डेफिनेशन है मार्शल सर की। मार्शल सर ने ये बताया कि किसी देश में लेबर, ठीक है, और कैपिटल, दो ही चीजें होती हैं, लेबर और कैपिटल। अब हम इसको कहाँ लगाते, अगर हम उसके प्राकृतिक साधनों पर लगाते हैं और प्राकृतिक साधनों पर लगाकर जो हम उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन के बाजार मूल्य का योग उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है। सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाएं जो भी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय वो कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि किस अर्थशास्त्री ने अच्छा मेरा प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम लोग एक वर्ष का ही समय क्यों लेते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम लोग एक वर्ष का ही समय क्यों लेते हैं, हम लोग 6 महीने क्यों नहीं लेते, 2 साल नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? तो आपको उत्तर देना है कि सर भारत एक कृषि प्रधान देश है और अगर हम 6 माह का समय लेंगे, मान लीजिए अगर हमने जनवरी से लेकर जून तक का समय लिया तो जून से लेकर दिसंबर तक की फसलों के उत्पादन की गणना हमको नहीं मिल पाएगी, जिससे हमें राष्ट्रीय आय का सही ज्ञान नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम 6 माह का समय नहीं लेते। फिर दूसरा प्रश्न आएगा कि सर 2 साल क्यों नहीं लेते, तो आप बताएंगे यदि हम 2 साल लें तो राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना हो जाएगी और जब डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसीलिए हम उसको नहीं लेते। तो किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय में गणना के लिए 1 वर्ष का समय मांगा, तो समय बताया, उस अर्थशास्त्री का नाम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल था। तो पहले पॉइंट मार्शल की परिभाषा के जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। परिभाषाओं का मतलब क्या है, यहाँ 4 लोगों ने परिभाषा दी। इसका अर्थ ये है कि मार्शल की परिभाषा में कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी, जब कहीं कुछ कमी रही होगी तो फिर कहीं किसी दूसरे को आने की जरूरत पड़ी होगी। इसीलिए इन लोगों की हम परिभाषाएं लाइन से पढ़ते हैं। तो मार्शल की जो कमी थी उसको ईगू ने दूर किया। एसी ईगू मार्शल के ही शिष्य थे। इसके बाद शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फिशर सर आए और उसके बाद मॉडर्न इकोनॉमिक्स आए। ये आधार है, डेफिनेशंस का आना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्शल की। पॉइंट बना लीजिए, आपको याद करने में आसानी हो। पहला पॉइंट, मार्शल एक ऐसा अर्थशास्त्री था जिसने राष्ट्रीय आय की गणना में एक वर्ष का समय। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में सभी प्रकार की भौतिक तथा अभौतिक, सभी प्रकार की भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन हो जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की भौतिक तथा
तथा अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन हो जाता है। भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन हो जाता है। भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करें तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उसमें से टूट फूट तथा गिरावट पर जो व्यय होता है उसे घटा देना चाहिए। मतलब डिप्रिसिएशन डी टूट फूट तथा गिरावट पर किए गए व्यय को घटा देना चाहिए। तो किस अर्थशास्त्री ने ये बताया कि नेशनल इनकम में से हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, घटा देना चाहिए। टूट गिरावट मतलब यदि हमने कोई नई मशीन ली तो उस पर अगले साल उसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा, उसकी कीमत वो नहीं रहेगी, उसकी उत्पादन क्षमता भी वो नहीं रहेगी, तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए, नेशनल इनकम से हमें घटा देना चाहिए, जिससे कि हमें आगे चलकर शुद्ध राष्ट्रीय आय का पता चलता है। तीसरा पॉइंट, विदेशी विनियोगों से प्राप्त से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ना है। ठीक, तो जो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हम विदेशी विनियोग कर रहे हैं, उन सभी की जो हमें उस इन्वेस्टमेंट के बदले जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है, जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, जो हमें डिविडेंड मिल रहा है, उसको हमें राष्ट्रीय आय में क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। कौन कह रहे हैं, मार्शल सर की बात कह रहे हैं। चौथा पॉइंट, निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति से निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ना चाहिए। अगला पॉइंट, एक पक्षी हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ना चाहिए। हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर पेमेंट, बहुत प्रश्न आता है। ट्रांसफर पेमेंट, व्यक्ति कोई भी कार्य ना करे, व्यक्ति ऐसा है जो कोई भी कार्य ना करे, तो यदि उसके बदले उसको वेतन मिलता रहे तो इस प्रकार की आय को हम हस्तांतरण या ट्रांसफरेबल इनकम कहते हैं। जैसे बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, छात्रवृत्ति, ये सारे क्या आते हैं, इन सबको हम कंसीडर करते हैं। किसमें, इन सबको हम कंसीडर करते हैं ट्रांसफर पेमेंट में, हस्तांतरण आय में। मार्शल सर ये कहते हैं कि ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ना चाहिए। अब ये मार्शल ने राष्ट्रीय आय की गणना करते समय
किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ये चीजें बताएं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, मार्शल ने राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उत्पादन को आता है, मतलब मार्शल सरकार जो कॉन्सेप्ट था क्या था, प्रोडक्शन का। मार्शल ने राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उत्पादन को प्रोडक्शन का आधार माना। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट रखिएगा क्योंकि आगे समय के साथ बदलता है। अब ये तो आपको पता चल गया कि मार्शल सर ने राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें क्या क्या करना चाहिए। अब जब मार्शल सर ने जो अपनी परिभाषा दी, जो डेफिनेशन दी, एक वर्ष में लेबर और कैपिटल को अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर लगा दें तो जो भी गुड्स और सर्विसेज मिलती है उनके जो मार्केट प्राइस है उसका जो सम है वो उस कंट्री की नेशनल इनकम कहलाता है। और इसके बारे में उन्होंने एक वर्ष, 2 वर्ष, ये 1 वर्ष का समय को लिया, किसको हटाना चाहिए, किसको जोड़ना चाहिए बताया। तो मार्शल सर की जो ये डेफिनेशन थी ये अगर सही होती तो पीकू सर को अपनी डेफिनेशन देने की आवश्यकता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, मार्शल सर की परिभाषा में कुछ कमी आती है। तो अगली हेडिंग डाल दो या अगला पॉइंट डाल दो कि मार्शल की आलोचना। मार्शल की आलोचना या क्रिटिसिज्म। ठीक, मार्शल की आलोचना, मार्शल सर के ऐसे कौन कौन से बिंदु थे कि इनकी आलोचना की। मार्शल ने कहा एक वर्ष की अवधि में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं उन सभी वस्तुओं की मौद्रिक मूल्य को, लेकिन देश के अंदर एक वर्ष में लाखों वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो उन सभी लाखों वस्तुओं को हमें टेबल बनाना या सूचीबद्ध करना बहुत कठिन हो जाता है, जिसके कारण हमें राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं पता चलता। तो उससे लिख सकते हैं एक वर्ष में उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करना संभव। अभी आगे बताते हैं तो पहले आप पॉइंट नोट कर लीजिए, जिससे कि पॉइंट आप लिख रहे हैं तो आप पता कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, बाजार में प्रस्तुत न की गई वस्तुओं का मूल्यांकन करें। अब इसका मतलब क्या होगा, पहला क्या है, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करना असंभव। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो विकासशील देश में बहुत एक वर्ष के भीतर में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होगा और उन सारी वस्तुओं का सही तरीके से पता लगाना बहुत कठिन है। इसीलिए मार्शल की गणना से या मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करना कठिन हो जाता है। दूसरा चीज कहता है, मान लीजिए किसान है, उस किसान ने अपने खेत में गेहूं का उत्पादन और माना कि 20 कुंटल गेहूं उसके खेत में, अब मार्शल के अनुसार वो पूरा का पूरा 20 कुंटल राष्ट्रीय आय में आना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो रहा है 20 कुंटल। लेकिन जो फार्मर है, जो किसान है, जो गेहूं का उत्पादन कर रहा है, वो अपने उपभोग के लिए या अपने भरण पोषण के लिए भी गेहूं की मात्रा कुछ अपने पास रखेगा। तो उसने क्या किया, 20 कुंटल में मान लीजिए 5 कुंटल उसने अपने उपभोग के लिए रखेगा।
ठीक, वो जो 5 कुंटल है वो बाजार नहीं पहुंचा, वो उसने खुद के लिए रखी। ठीक, और उसके जान पहचान वाले हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, मान लीजिए 2-3 कुंटल उन्होंने उसको दान कर दिया, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों को दे दिया, तो मान लीजिए 8 कुंटल चला गया। अब होना कितना चाहिए राष्ट्रीय आय में गणना में? 20 कुंटल। बाजार में गया कितना? 12 कुंटल। तो हमें राष्ट्रीय आय का सही अनुमान मार्शल सर की डेफिनेशन के आधार पर नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए दूसरे या अन्य अर्थशास्त्रियों ने मार्शल की जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा है उसकी आलोचना। ठीक, 2 पॉइंट मुझे लगता है यहाँ पर आपको क्लियर हो गए हैं। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट कि मार्शल की परिभाषा में और क्या है। तीसरा पॉइंट है वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा की गई वस्तुओं का विनिमय के कारण राष्ट्रीय आय का सही अनुमान है। अब क्या हुआ, राष्ट्रीय आय में आज भी हमारे देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बार्टर सिस्टम जानते हैं, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय, कपड़े के बदले बर्तन के बदले कपड़े, इन सब चीजों को जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम। ठीक, तो आज भी भारत के कई ऐसे पिछड़े गांव हैं जहां पर आज भी बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता है, और जब बार्टर सिस्टम का प्रयोग होगा तो हमें राष्ट्रीय आय का सही प्रेडिक्शन नहीं लग पाएगा। इसीलिए मार्शल की गणना की तीसरी जो आलोचना थी उसका आधार ये था। चौथा पॉइंट क्या है, मार्शल की जो परिभाषा है उसमें दोहरी गणना की संभावना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल काउंट। अब प्रश्न है कि मार्शल की परिभाषा में दोहरी गणना कैसे? मान लीजिए एक किसान है, उसने नकदी फसलों का उत्पादन, नकदी फसलें जिसमें हम कपास लेते हैं, रेशेदार फसलें लेते हैं, उनका उत्पादन किया जाता है। मान लीजिए उसने कपास का उत्पादन किया, तो कपास क्या है? कपास एक प्राइमरी गुड्स है। प्राइमरी गुड्स का मतलब कपास से क्या करते हैं? कपास से कपड़े। तो क्या हुआ, जब कपास बाजार में गया, मतलब किसान ने उसको बाजार में बेचा, तो जब बेचा तो उसकी गणना करनी गई किसमें? कपास के उत्पादन। अब वो कपास गया इंडस्ट्रियल से और उसी कपास से बन गए कपड़े, और फिर हमने उन कपड़ों की भी गणना कर ली राष्ट्रीय उत्पादन में, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल कंपोजिशन। तो जब पहले हम कपास की कर चुके और उसके बाद हम कपड़े की गणना भी उसी में कर लेते हैं, तो फिर हमें राष्ट्रीय आय का अनुमान सही पता लग पाएगा कि नहीं चल पाएगा? नहीं लग पाएगा। तो मार्शल की गणना में सबसे बड़ी खामी थी, उसमें डबल काउंटिंग या दोहरी गणना की संभावना थी, जिसके कारण हमें राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं लग पाता है। अगला पॉइंट, लास्ट मूल्य ह्रास की अवधारणा मन। इसका मार्शल सर ने अपनी परिभाषा में ये बात को बता दी, मार्शल सर ने अपनी परिभाषा में ये बात को बता दी कि सर की जो डिप्रिसिएशन होता है उसे घटा देना चाहिए जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करें। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय
हमें डिप्रिशिएशन फूड और गिरावट पर जो व्यय होता है उसे घटा देना चाहिए। पर मार्शल सर ने ये नहीं बताया कि वो कितना घटा देना चाहिए, वो मन के अपनी मर्जी के हिसाब से वो तय करेगा। क्या इंटरव्यू तो कितना होना चाहिए उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं प्रस्तुत किया। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मार्शल सर की डेफिनेशन के। मार्शल सर की जो डेफिनेशन है वो क्यों सही है या गलत है, इसका मूल्यांकन आप मार्शल सर की परिभाषा के सकारात्मक पहलू और मार्शल सर की परिभाषा की आलोचनाएं के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि विच इज द। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आता है मार्शल के एक शिष्य थे जिसका नाम था एसी। मार्शल के शिष्य इन्होंने भी मार्शल गुरु था, ये उनके स्टूडेंट थे, तो इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उत्पादन को ही आधार इस बंदे का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। क्या इन्होंने भी उत्पादन को आधार माना, ठीक है। हाँ, और आपको बहुत आसानी से समझाने के लिए मैं इसे एक लाइन में ही समझा देता हूं कि ईगू सर ने क्या कहा। ईगू सर ने कहा जिसको मुद्रा में मापा जा सकता उसे राष्ट्रीय आय शामिल किया जाना चाहिए। और इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है, जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उन सभी चीजों को हम राष्ट्रीय आय में माप सकते हैं। ठीक, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। इसमें केवल हम उन्हीं वस्तुओं को शामिल करेंगे जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और जिन वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये बात कही कि मार्शल के शिष्य। अब इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण आपको समझने के लिए बता देता हूं कि आप जब लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म में एक जगह एक ऑप्शन होता है जिसमें लिखा रहता है पिताजी की वार्षिक आय। ठीक, पिता की वार्षिक आय लिखी रहती है, उसके सामने आप अपना अमाउंट फिल कर देते हैं। अब क्या पिता की, मेरा प्रश्न ये है कि आप पिता की उस आय में आपकी माता का क्या कोई योगदान नहीं? तो आप लोगों का उत्तर होगा बिल्कुल सर, पिता की जो वार्षिक आय है, पिता की जो आय है, उस आय में मां का योगदान होगा। अगर मां का योगदान है तो उस फॉर्म में, जो फॉर्म आप भरते हैं उसमें माता और पिता की आय लिखकर क्यों नहीं आता? जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें पिता की ही वार्षिक आय लिखा होता है, उसमें लिखा होना चाहिए माता और पिता दोनों की वार्षिक आय। अब इसका विश्लेषण हम पीगू के कॉन्सेप्ट से करते हैं। पीगू ने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के द्वारा मापा नहीं जा सकता। माना कि एक लड़की है, मेड है, तो किसी व्यक्ति के यहाँ 2000 रुपए प्रति माह के आधार पर अपना घर का कार्य, तो जब वो 2000 रुपए उस व्यक्ति के द्वारा उसे दिया जा रहा है
तो वो 2000 रुपए उस लड़की की क्या हो गई, मासिक आय हो गई, और उस आय को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। किंतु किन्हीं कारणवश यदि वही लड़की उसी लड़के से विवाह कर लेती है और उसके बावजूद तब वो उसे 2000 या 4000 रुपए प्रति माह देता है, उस आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उस लड़की के द्वारा अब जो चीजें प्रदान की जा रही है वो सेवाएं में आती हैं, और सेवाओं को जिसको हम मुद्रा में नहीं माप सकते। तो पीकू सर ने ये कहा कि जो अनप्रोडक्टिव है, जो पत्नी के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, तो उसको हम राष्ट्रीय आय में नहीं मापा जा सकता। इसीलिए वहां पर पिता की वार्षिक आय का उल्लेख किया होता है। समझ में आई? तो पीकू सर की परिभाषा के अनुसार जिन जिन चीजों को हम मुद्रा के अंतर्गत नाप सके, उन सभी वस्तुओं को हमें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। और पीकू की परिभाषा में भी दोहरी गणना की संभावना सदा बनी रहती है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते समय दोनों का समावेश किया जाता है। इस प्रकार एक रोटी बनाने वाला जिस सेवा को प्रस्तुत करता है उसकी गणना सेवा की गणना के रूप में कर ली जाए, और उसके द्वारा बनाई गई रोटियों की गणना वस्तुओं के रूप में कर ली जाए, तो निश्चय ही दोहरी गणना होगी। और इस भूल को बचने के लिए पीकू ने केवल सेवा शब्द का ही प्रयोग किया। इसके अलावा पीकू ने विदेशों में किए गए विनियोगों से प्राप्त आय को विदेशों में किए गए विनियोग मतलब विनियोगों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए। ठीक, तो पीकू की परिभाषा में जिसको हम मुद्रा के द्वारा माप सके उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। दोहरी गणना की संभावना बनी रहती है, और विदेशों में जो निवेश किया गया है उससे जो प्राप्त लाभांश है या प्राप्त आय है उसे राष्ट्रीय आय में मापा जाना चाहिए। ये था पीकू का काम। अब पीकू सर की आलोचना, पीकू की आलोचना। पहला पीकू की आलोचना में मतलब ये रहेगा मौद्रिक अर्थव्यवस्था में लागू। जो पीकू का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां पर लागू होगा? जहां मॉनेटरी सिस्टम होगा, मौद्रिक अर्थव्यवस्था। ठीक, क्योंकि उन्होंने कहा था जिसको मुद्रा के द्वारा मापा जा सके उसे ही हमें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक, दूसरा वस्तु प्रणाली और मुद्रा प्रणाली में भेद। वस्तु प्रणाली और मुद्रा प्रणाली में भेद। मतलब कमोडिटी सिस्टम एंड या बार्टर सिस्टम एंड मनी सिस्टम, इन दोनों ने भेद किया था। निजी उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं का समावेश, जो लोग निजी उपभोग कर रहे हैं उनका समावेश राष्ट्रीय आय में नहीं किया जाता। तो ये था पीकू सर की आलोचना। तीसरा है फिशर। इरविंग फिशर पूरा नाम था, और इसमें इन्होंने उपभोग को आधार, मतलब राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपभोग को आधार। पीकू के अनुसार, फिशर के अनुसार उन्होंने उपभोग को आधार माना। ठीक, अब उपभोग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए एक व्यक्ति 2020 में एक साइकिल खरीदता है जिसकी कॉस्ट
राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। जबकि फिशर सर ये कहते हैं कि ऐसे नहीं। अब मान लीजिए ये साइकिल की जो लाइफ टाइम है वो मान लीजिए 5 साल रहेगा, तो 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 मान लीजिए ये साइकिल कितने साल चलेगी? 5 साल तक हम इसका उपभोग करेंगे। तो 5 साल तक अगर हम उपभोग करेंगे तो मार्शल ऑफ इनकम क्या कहते हैं कि ये 5000 रुपए कब साइकिल खरीदी? 2020 में साइकिल खरीदी, तो 2020 की राष्ट्रीय आय में टोटल 5000 रुपए जाना चाहिए। लेकिन किशन सर कहते हैं कि इस 5000 रुपए का वर्ष 2020 के हम कितना उपभोग कर रहे हैं, कितने साल चलेगी? तो 5000 डिवाइडेड बाय 5, 1000 रुपए ही 2020 की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। 1000 रुपए 2021, 1000 रुपए 2022, 1000 रुपए 2024, मतलब जितने रुपए के बराबर का उपभोग हम उस वर्ष की आय में, जितने रुपए के बराबर का उपभोग उस वर्ष की आय में हम कर रहे हैं, केवल हमें उतनी ही मात्रा या उतने ही रुपए को उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाना चाहिए। बात समझ में आई? उत्पादन का आधार मतलब जो भी चीजें प्रोड्यूस हुई, जितनी प्रोड्यूस हुई, उन सभी को हमने किस में ले लिया? नेशनल इनकम में ले लिया, अकॉर्डिंग टू द मार्शल एंड अकॉर्डिंग टू द पीकू। बट इन द केस ऑफ द फिशर, उन्होंने इसको नेशनल इनकम का बेस किसको माना? उन्होंने बेस माना कंजप्शन को। कंजप्शन में उन्होंने कहा यानी 5000 रुपए की साइकिल हमने खरीदी 2020 में खरीदी, तो मार्शल ऑफ पीकू के अनुसार वो पूरा का पूरा 5000 रुपए 2020 की राष्ट्रीय आय में शामिल होना चाहिए। लेकिन किशन सर ये कह रहे हैं कि उस 5000 रुपए का हमने 1000 रुपए का ही वो वर्ष 2020 में किया है, इसीलिए वर्ष 2020 की राष्ट्रीय आय में 1000 रुपए, 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1 और 24 में 1000 रुपए जोड़ा जाना चाहिए। पीकू सर की जो परिभाषा है वो दोनों की परिभाषा से ज्यादा अच्छे मेल खाती है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है? हम लोग ये चीज करते हैं केवल 2 ही चीज। यदि हम कोई खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं तब उसमें हम देखते हैं कि उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, और या जब हम कोई दवाई खरीदते हैं तब उसमें हम देखते हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। बस यही हमारा काम है। विकासशील देशों में जो पीकू की परिभाषा है, सॉरी फिशर सर की जो परिभाषा है, वो इसलिए काम नहीं कर पाएगी क्योंकि हम लोग अगर उसकी समय सीमा 2 वर्ष है तो हम लोग उसे 10 साल तक चलाएंगे, तो जिससे कि राष्ट्रीय आय का हमें सही अनुमान नहीं लग पाएगा। इसीलिए भारत जैसे विकासशील देशों में फिशर की परिभाषा पूर्ण रूप से लागू हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग टाइम बाउंडेशन नहीं देते। अब पूछा जाए कि जो ये क्लासिकल डेफिनेशंस थी, क्लासिकल जो डेफिनेशंस थी मार्शल की, पीकू की और फिशर की, विच इज बेटर, इन तीनों में कौन सी बढ़िया है? ये कंट्रोवर्सी, ये हमेशा एक विवादात्मक विषय है क्योंकि तीनों की परिभाषाओं में कुछ गुण है तो कुछ अवगुण है, तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता विच इज बेटर। इसमें विवादास्पद कंट्रोवर्सी लगातार चलती रही है। इसके कारण हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि इन तीनों में कौन सी परिभाषा सबसे बेहतर है। अगला डाल लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा दिया था साइमन कुजनेट्स,
राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह विशुद्ध उत्पादन है। राष्ट्रीय आय वस्तुओं एवं सेवाओं का वह विशुद्ध उत्पादन है जो देश की उत्पादन प्रणाली द्वारा एक वर्ष में उत्पादित होकर उपभोक्ता के अंतिम हाथों तक पहुंचता है और देश के पूंजीगत में वृद्धि करता है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम ये कही गई साइमन कुजनेट्स के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया राष्ट्रीय आय तथा वस्तुओं और सेवाओं का वह विशुद्ध उत्पादन है जो एक देश में उत्पादन प्रणाली द्वारा एक वर्ष में प्रवाहित होकर अंतिम उपभोक्ता के अंतिम हाथों तक पहुंचता है और देश की पूंजीगत में वृद्धि करता है। अब दो चीज आती है। राष्ट्रीय साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। दो वर्ड आते हैं इकोनॉमिक्स में, एक फ्लो, आपको बता चुके हैं एक बार, फ्लो और स्टॉक। फ्लो स्टॉक का मतलब होता है at a particular point of time। इसका मतलब मान लीजिए ये नल है और इस नल से यहाँ पे पानी जा रहा है। ठीक 10 मिनट्स बाद, आफ्टर द 10 मिनट्स, इस बाल्टी में इतना पानी भर गया। ठीक, तो एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब 10 मिनट बाद कितना स्टॉक हो गया, कितना, इसको हम कहते हैं स्टॉक। और जिस रफ्तार से पानी इस बाल्टी के अंदर जा रहा है इसे हम कहते हैं। ठीक, तो स्टॉक समय के निश्चित बिंदु पर अर्थव्यवस्था में आपसे पूछा जाए, भाई आपसे पूछा जाए इस समय आपके घर में स्टॉक कितना है आलू का, तो आप उत्तर बताते सर मेरे घर में 2 किलो आलू रखी, वो आपका स्टॉक है। ठीक है, आपके घर में वो रखा हुआ है तो वो आपका क्या है, स्टॉक। और फ्लो क्या है, फ्लो ये है, मान लीजिए एक बहुत बड़ी फलों की मंडी है, उस मंडी में 500 ट्रक, उस मंडी में 500 ट्रक फलों का स्टॉक रखा हुआ है, उस मंडी में 500 ट्रक फलों का स्टॉक रखा हुआ है, तो वो क्या हो गया स्टॉक। लेकिन उस मंडी से, उस बाजार से रोज 2 ट्रक फल लोकल मार्केट्स में जाते हैं। कितने जा रहे हैं, 2 ट्रक। लेकिन उस बाजार में स्टॉक कितने का है, उस बाजार में स्टॉक है 500 ट्रक का। लेकिन उस बाजार में रेगुलर कितने ट्रक मार्केट में जा रहे हैं, तो 2 ट्रक। जो 2 ट्रक निकल रहे हैं वो क्या हो गया, फ्लो, प्रवाह है। और जो 500 ट्रक बाजार में रखे हुए हैं वो क्या है, स्टॉक है। तो स्टॉक का मतलब समय के निश्चित समय सीमा पर या निश्चित बिंदु पर होता है। ठीक है, उसको हम स्टॉक कहते हैं। ठीक, ये स्टॉक और फ्लो हो गया। और आज हम लोगों ने राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय क्या थी, और राष्ट्रीय आय की सारी परिभाषाएं और राष्ट्रीय आय के महत्व का विश्लेषण आज की क्लास में हम लोगों ने किया। कल की क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय के जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और आगे जो रिलेटेड कंसर्न टॉपिक्स हैं उसको हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। कोई प्रॉब्लम्स हो आप पूछ सकते हैं, नंबर व्हाट्सएप पर है।